अब देखिए आज हम डिस्कस करते हैं आईडी। आईडी के अंदर पहले मैं तीनों यूनिट लिख देता हूँ, आप भी लिख लेना। पहले हम यूनिट लिख लेते हैं। तो आईडी के अंदर बेसिकली 3 यूनिट्स है। तो सबसे पहले यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन बिटवीन 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसमें कितने चैप्टर हैं? चैप्टर हैं 3 और मार्क्स हैं 12। वेरी गुड, 12 मार्क्स। 3 चैप्टर और 12 मार्क्स हैं। अभी पहले मैं यूनिट लिख देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा आपको पूरा इनका डिटेल समझाऊंगा। देन देखिए सेकेंड यूनिट इसमें आती है, वो है करंट challenges facing by the Indian economy. challenges facing इंडियन इकोनॉमी, है ना? यही है करंट चैलेंजेस फेसिंग the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी। इसमें कितने चैप्टर हैं? इसके अंदर 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर है और 20 मार्क्स। ठीक है। थर्ड यूनिट क्या है? अगेन The third is development experiences of India, a comparison with neighbors. एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इंडिया, बस इतना लिख सकते हैं हम। और इसके अंदर चैप्टर कितना है? 1 और मार्क्स कितना है? 8। तो ये दीज आर द 3 यूनिट्स। तो आप ये देखो कि ज़्यादातर जो टीचर्स है, चाहे आप ऑनलाइन देख लेना या ऑफलाइन, ज़्यादातर जो टीचर है वो मैक्रो हर कोई पढ़ा लेता है, बट आईडी पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि आईडी पढ़ाने के अंदर टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि यार क्या पढ़ाएं, बड़ा बोरिंग सा है, बच्चे भी बोरिंग है, बट ऐसा नहीं है। अभी देखना, मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितना इंटरेस्टिंग है। तो जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसके बाद तो मैं आपको क्लास में ऑन द स्पॉट ही याद करवा दूंगा सब कुछ, कीवर्ड्स बताऊंगा, माइंड मैप करवाऊंगा, कंटेंट करवाऊंगा। बस थ्योरी में यही करना होता है, डिटेल को नहीं रटना होता है। बच्चे क्या करते हैं, डिटेल को भी रटने की कोशिश करते हैं, फिर थ्योरी में वो टोटली फेल हो जाते हैं। तो टोटली देखो, थ्योरी पढ़ने का एक अलग ही तरीका होता है जो केवल ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ही जानते हैं, और जिन्होंने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है ना, उनको ही पता है कि थ्योरी को कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे करते हैं। तो अब देखिए इसमें जो 3 यूनिट है उनको ध्यान से देखना आप। ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें तो 3 चैप्टर्स है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है डेवलपमेंट एक्सपीरियस। ये देखो टाइम पीरियड क्या लिखा हुआ है, 1947 टू 1990। तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर तो हमारा क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट चैप्टर तो क्या होगा कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट वाज द इंडियन कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपका आंसर क्या होगा कि स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, है ना, अंडर डेवलप थी, डिप्लीटेड थी, डेप्रिसिएटेड थी, ऐसे बहुत सारे फीचर्स थे उस टाइम में। तो हम ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड थी, एक्सप्लॉइट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो अब फर्स्ट चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और उस कंडीशन को समझने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सप्लॉइटेशन समझने के लिए हम पूरी इकोनॉमी को 7 पार्ट में समझेंगे। कि ऐसे तो एक साथ तो समझना बड़ी टफ है, तो उसको हम 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर में। पहले हम समझ लेते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में उन्होंने हमारा एक्सप्लॉइटेशन कैसे किया, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे किया, फॉरेन ट्रेड में कैसे किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे हम अलग अलग 7 पार्ट्स में करके और उसको समझते हैं। तो पूरे चैप्टर में बस यही दे रखा है कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे को अलग अलग सेक्टर में एक्सप्लॉइटेशन किया। आपको सरप्राइज होगा, उस टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 32 करोड़ थी, आज 130 करोड़ हैं। और जो ब्रिटिशर्स थे वो मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ मैं आपको, कि ये मैक्सिमम ले रहा हूँ कि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं थे वो, और हमारी पॉपुलेशन उस टाइम में कितनी थी, 32 करोड़। तो कैसे उन 1 करोड़ लोगों ने 32 करोड़ लोगों को क्या कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया, यही हम फर्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि यार किस तरीके से उन्होंने हमारे को बेवकूफ़ बनाया। कि
उनका मेन आपने एक सुना होगा डिवाइड एंड रूल। वो इंडियन के लोगों को इंडियन से ही उन्होंने क्या कर दिया, आपस में लड़ा दिया था। वही चीज़ इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, क्या क्या पॉलिसीज उन्होंने ऐसी अडेप्ट की कि जिसकी वजह से हमारा ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ और हमारी इंडिया जो सोने की चिड़िया थी वो सारी की सारी वो लूट के लेके चले गए। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया इन डिफरेंट सेक्टर्स और थ्रू द डिफरेंट पॉलिसीज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि यार किस तरीके से उतने कितने स्मार्ट थे कि उन्होंने हमारे को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया। तो ये पूरा हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा वो आएगा कि इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 टू 1990 आफ्टर इंडिपेंडेंस। और आपको एक चीज़ ये भी सरप्राइज होगी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो हमारा इंडिया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कितने साल एक्सप्लॉइट किया होगा? एनी आइडिया? इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कितने सालों तक एक्सप्लॉइट किया है? कुछ भी? पूरा एक सेंचुरी एंड सम 200 ईयर्स, 2 सेंचुरीज। मतलब आपको पता है 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेके और फिर 1947, मतलब पूरे 200 साल उन्होंने हमारे को एक्सप्लॉइट किया था। और इसके अलावा आपको और बड़ा सरप्राइज होगा कि ओवरऑल इंडिया को जो एक्सप्लॉइटेशन किया मुगल्स और ये सब कुछ सिकंदर सारे मिला के, तो वो 600 to 700 ईयर्स, मतलब इंडिया को मिनिमम 600 ईयर्स तक बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया। और उसके बाद भी आज भी इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता तो सोचो आज हम कहाँ होते। और अभी भी मैं प्राउड फील होता है कि यार वी आर इंडियंस, बिकॉज आज भी हम ऑल द वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है। तो देखिए आप, इंडिया कितना पावरफुल कंट्री है कि इतना एक्सप्लॉइटेशन होने के बाद भी आज इंडिया कहाँ खड़ा है। यस और नो? यस। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे 1950 से 1990। तो इस ड्यूरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब फ्रीडम। अब हमारे को फ्रीडम मिल गई। व्हाट डू मीन बाय फ्रीडम? फ्रीडम का क्या मतलब समझते हो आप? तो फ्रीडम मतलब आजादी, किसी का प्रेशर नहीं होना पर हाँ, एनीवे। फ्रीडम मतलब आज़ादी। और आज़ादी का मतलब ये हुआ कि पहले 1947-50 से पहले जो कंट्रोल था वो किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। नाउ अब कंट्रोल किसका हो गया बच्चे? इंडिया की। इसका मतलब अब कंट्रोल हमारा खुद का कंट्रोल आ गया, हमारे लीडर्स कंट्रोल कर रहे थे। तो वही पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी, सेकंड चैप्टर क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 टू 1990। तो इसका मतलब ये जो 40 इयर्स थे, इनके अंदर हमारे लीडर्स ने क्या किया, कौन कौन सी पॉलिसीज उन्होंने अडेप्ट की, किस तरीके से उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए, क्या डिसीजंस लिए, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे 50 से 90s। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था इकोनॉमीज। हमारी इंडिया की कौन सी इकोनॉमी है? व्हाट काइंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी? 11th क्लास में पढ़ा ना आपने, 3 इकोनॉमी पढ़ी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्टिक और मिक्स। व्हाट काइंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी? मिक्स इकोनॉमी है। तो जो मिक्स इकोनॉमी है तो वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, क्यों नहीं उन्होंने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को अडॉप्ट नहीं किया। तो एक तो, और फिर 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही है, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड 5 ईयर प्लान्स। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने क्या रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स किए हमारे लीडर्स ने, और फॉरेन ट्रेड में क्या। तो ये तीनों टॉपिक हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि इन तीनों सेक्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे को कैसे एक्सप्लॉइट किया। और फिर हम इन्हीं तीनों सेक्टर को लेके सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे लीडर्स में फिर इन्होंने क्या रिफॉर्म्स किया। तो बहुत ही कनेक्टिविटी है। फर्स्ट चैप्टर ढंग से कर लोगे तो सेकंड चैप्टर को हमें डेवलप ही करना है। तो इस तरीके से इनमें कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है जो हम क्रिएट करेंगे। तो सेकंड चैप्टर हमारा वही ड्यूरेशन होगा 1950 से 1990 तक, और हमारे लीडर्स ने क्या पॉलिसी डेवलप की, क्या उन्होंने डिसीजंस लिए, और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को उन्होंने वापस जो स्टैंड अप किया ना। उसके बाद फिर आता है, देखो चैप्टर का नाम ही है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये थर्ड चैप्टर बनता है जिसके बारे में आपने सुना होगा अभी तक, एलपीजी। एलपीजी के बारे में सुना है? एलपीजी स्टैंड फॉर
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट। तो ये हम पूरा चैप्टर है लिबरलाइजेशन, अभी तक तो आपने बहुत छोटा छोटा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, अभी हम पूरा एक चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। एंड बच्चे ये जो है वो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, समझने के लिए फर्स्ट चैप्टर ढंग से समझोगे तो सेकंड होगा, सेकंड और फर्स्ट आ गया तो थर्ड बहुत इजी हो जाता है। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेकंड है, और एग्जाम में मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड चैप्टर ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 6 मार्क्स तो मिनिमम आते ही आते हैं। तो ये बाकी 2 चैप्टर और ये अकेला, मतलब मार्क्स के वेटेज के हिसाब से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं आएंगे तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा जिसमें हम क्योंकि 1991 में देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, और वो इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था आप थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि अभी जैसे लॉकडाउन हुआ तो हमारी इकोनॉमी में क्या आ गया था, रिसेशन, डिप्रेशन आ गया। तो वैसे ही 1991 में भी हमारी इकोनॉमी में क्या था, देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस। उसके रीज़न अलग थे, अभी रीज़न क्या था, लॉकडाउन था। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि और वो रीज़न कहाँ से हुआ था, वो क्राइसिस क्यों आया था, वो जो हमारी पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी 1950 से 1990 तक वो ही हमारी गलत हो गई, और उसी वजह से फिर 1991 में देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, और फिर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, और वो क्या था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फिर उनको हम डिटेल में। तो ऐसे 3 चैप्टर हैं, और तीनों चैप्टर एक तरीके से ऐसे ही है कि जैसे कोई एक मूवी होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सेम वैसे ही अगर आपको पार्ट 3 समझना है तो पार्ट 1, पार्ट 2 देखना पड़ेगा। वैसे ही आपको इसमें कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ढंग से समझ लिया तो सेकंड चैप्टर हम डेवलप करेंगे, और फर्स्ट सेकंड आ गया तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से हम तीनों चैप्टर को बिल्कुल कनेक्ट करके ये 12 मार्क्स हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी टाइप से हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चे? नाउ यस सर। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो करंट चैलेंजेस। अब आप मेरे को बताओ कि आज प्रेजेंट में इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री, और इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप कंट्री, बट उसका रीज़न क्या है कि इंडिया की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। या सबसे पहला हमारी जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में हाईएस्ट है, तो अब वो हमारे लिए लाइबिलिटी भी हो सकती है और हमारी एसेट्स भी हो सकती है। तो हमें यही देखना है कि किस तरीके से अगर इंडिया ने हमारी पॉपुलेशन को एसेट्स बना लिया तो आज हमारे को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। और अगर हम उसको एसेट्स नहीं बना पाए तो फिर हम कभी भी डेवलप नहीं होंगे, और उसी को एसेट्स बनाने के लिए हमारा एजुकेशन, हेल्थ, तो इसलिए एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये पूरा का पूरा बस यही इसी बात से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम हमारी पॉपुलेशन को एसेट्स बना सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज, किस तरीके से। तो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा एक होगा, चैप्टर 4, जो आज ये करंट चैलेंजेस है इंडिया के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडिया ने अगर ये कर लिया ना, एसेट्स बना ली, तो नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। देन सेकंड फिर आ गया रूरल डेवलपमेंट। जैसे इन्होंने बताया कि रूरल डेवलपमेंट, आपको पता है, आपको सरप्राइज होगा कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम 80%, 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द रूरल एरियाज, बट आज भी 55% पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन रूरल एरियाज। ठीक है, आज भी वो डिपेंड हो रही है रूरल एरियाज पे। तो इसका मतलब इफ इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप कंट्री, तो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमें पहले रूरल एरियाज को डेवलप करेंगे तभी इंडिया बिकम ए डेवलप। तो एक रूरल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया अगेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल चैलेंज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो ये पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि रूरल एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ हम क्या क्या डेवलपमेंट करके उनको हम डेवलप करके हम इंडिया को डेवलप कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने बताया जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही बड़ा इश्यू है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस नेचर का, किस लेवल का है, और अनएम्प्लॉयमेंट के क्या इश्यूज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये आगे आपकी रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया अगर आप आपको समझ में आ गया तो आप आफ्टर 12th बहुत अच्छे से अपना कैरियर, आपके कोर्सेज जो सिलेक्शन ऑफ स्टेम वो बहुत अच्छे से कर लोगे, और जब आपका डिसीजन आफ्टर 12th सही होगा तो डेफिनेटली आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आपको जॉब मिलेगा, और आप उस अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
और सबसे फिर अभी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट फॉर इंडिया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर कंट्री के लिए है, वो है एनवायरमेंटल इश्यूज। तो आपने देखा होगा कि आज भी जो कोरोना वायरस था वो भी इटसेल्फ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो एनवायरमेंटल इश्यूज है वो आज ऑल ओवर द वर्ल्ड का इश्यू बना हुआ है और वो इंडिया के लिए भी है। तो वही एनवायरमेंट का हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट क्या होता है, इसके क्या इश्यूज है, और फिर उसके बाद में हम इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो ये चैप्टर आपने सारा चैप्टर है ना, उसका 90% पार्ट आपने अब तक सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसमें बस थोड़ा सा एडिशनल करके हम उसको बहुत इजीली पढ़ लेंगे। तो ऐसे इसमें 4 चैप्टर हैं। ऐसे चैलेंजेस तो और भी बहुत सारे हैं, बट जो हमारे सिलेबस में वो 4 ही हमें कवर कर रहे हैं जो मेजरली। बाकी देखो चैलेंजेस तो और भी, जैसे पॉवर्टी भी है और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपने बताया करप्शंस भी, और भी बहुत सारे चैलेंजेस है। बट जो मेनली हमारे सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो 4 चैलेंजेस हम पढ़ेंगे। तो बताओ 4 चैप्टर कौन कौन से पढ़ेंगे? फर्स्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देन रूरल डेवलपमेंट, Development. फिर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, Employment. और फिर एनवायरमेंट। Sustainable economic तो वो सारे बड़े इंटरेस्ट। और इसमें मालूम है क्या होगा, इसमें एक चैप्टर, क्योंकि देखो सारे चैलेंजेज है, तो एक चैलेंजेज मतलब जैसे आपने पढ़ लिया तो सबका स्ट्रक्चर सेम ही होगा। मतलब आपको एक चैलेंज ढंग से समझ में आ गया कि उसमें हम क्या किस लेवल पे पढ़ेंगे उसको, किस किस लेवल पे उस चैलेंज को हम पढ़ेंगे, तो बाकी चैलेंजेस भी उसी तरीके से। तो एक फॉर्मेटिंग सेम रहती है, बस कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक चैप्टर पढ़ा के बाकी 3 को डेवलप करवा के करवाऊंगा आपको, उसमें भी आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। अब देखिए लास्ट वाला, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इंडिया विद द चाइना एंड पाकिस्तान। अब आप देखिए कि जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो कितना एक्साइटमेंट होता है। अभी देखो वर्ल्ड 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसके अंदर यूएसए के अंदर मैच है और यूएसए की भी टीम फर्स्ट बार आ रही है, और उसमें अभी से इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसकी जो टिकट की तो जो है वो शायद लाखों रुपए से भी ज़्यादा महंगी हो गई है, शायद 1.5 या 2 lakhs के आसपास उसकी अभी से रेट चल रही है। तो आप देखो कि एक्साइटमेंट देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच में इतना एक्साइटमेंट होता है, तो हम यहाँ तो क्या करने हैं, पूरा वही डिटेल में कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया के बारे में तो हमने पूरा पढ़ ही लिया। अब हम इंडिया के साथ देखेंगे कि हमने पॉलिसीज अडेप्ट की, पाकिस्तान ने कौन सी की, चाइना ने, इसमें चाइना का तड़का और लग रहा है, तो चाइना ने कौन सा किया। फिर हम देखेंगे कि कौन से एरियाज है जहां इंडिया टॉप कर रहा है, कौन से एरियाज है जहां चाइना टॉप कर रहा है, कौन सा पाकिस्तान। और आपको सरप्राइज होगा, सारे एरियाज में चाइना टॉप कर रहा है और बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिनमें पाकिस्तान भी हमसे आगे है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपका कि यार इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। तो एक्चुअली पोजीशन तो हमें तब पता लगेगी जब हम हमारी नेबर कंट्रीज के साथ उसका कंपेरिजन करेंगे। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा बाकी पूरे सिलेबस पे डिपेंड है। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी को ढंग से समझ लिया तो उसके बाद में कंपैरिजन करना बहुत इजी होता है, तो वो भी बहुत इजी बना देंगे, क्योंकि इंडिया को बेस रखे हम बाकी को फटाफट समझ लेंगे कि भाई इंडिया की पॉलिसी ये थी, तो पाकिस्तान और इंडिया की मोर एंड लेस आप देखोगे सब कुछ सिमिलर है, कुछ लिटिल बिट डिफरेंसेज है, और चाइना थोड़ा एंटायरली डिफरेंट है। तो वो इस तरीके से आप इंडिया को बेस बना के बाकी 2 को समझोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे इसको। एक चैप्टर 8 मार्क्स पे तो लॉटरी है, बहुत ही बढ़िया है कि एक चैप्टर तैयार करना और 8 मार्क्स मिल जाएंगे, तो और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको समझेंगे। तो आई होप ये हम पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं और पूरी इंडिया के बारे में समझेंगे कि यार ऑल अबाउट इंडिया क्या है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सबसे बेस्ट जो इकोनॉमिक्स है वो इंडियन इकोनॉमी है, कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप जान रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स। तो आगे जाके जैसे मान लो आप सिविल सर्विसेज में जाते हो या कोई भी डिसीजन मेकर बनोगे, आप पॉलिटिक्स में जाओगे, कहीं भी आप डिसीजन मेकर्स बनेंगे, तो डेफिनेटली आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, तभी तो आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे। यस और नो? Yes, sir. ये इसकी एंड लर्निंग है और आपके मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आगे ये आपका जितने भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो ये तो हमेशा आपके काम आएगा ही आएगा आईडी, क्योंकि आईडी से हमेशा क्वेश्चंस हर कंपटीशन में आएंगे। तो ये लाइफ में आपका हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो इसलिए बच्चे इसको जबकि बोरिंग समझते हैं, जबकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है और लाइफ में सबसे ज़्यादा काम है आपको ये आएगी। और इंडिया के बारे में जानना वैसे हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये हम पूरा आईडी कवर करेंगे। तो अब इसमें चैप्टर कितने हो गए बच्चे? 3, 4, तो 8 चैप्टर हो गए और 40 मार्क्स हो गए। Yes, sir. पूरी कैलकुलेशन हो रही है?